अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं सादा से लफ्जों में पूछूं, पीआरपी, हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस एक्सोसोम्स, इन तीनों में से आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है? मरीज की जेब का भी ख्याल करना है और मरीज के जो तकलीफ है उसका भी एहसास करना है, जिस्मानी तकलीफ। सर ऐसे ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें जेब का ख्याल नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ जाता है। अच्छा। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी सामने आती हैं स्कैल्प की कि फिर हमारे पास चारा कोई नहीं है, एक ही ऑप्शन है और वो है ट्रांसप्लांट सबसे रिलायबल ऑप्शन जो है हेयर ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली। अच्छा चले, पीआरपी वर्सेस एक्सोसोम्स। हाँ डेफिनेटली वो फिर एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स हैं? बिल्कुल एक्सोसोम्स बेस्ट हैं। पीआरपी एक ओल्ड स्कूल थॉट है, एक्सोसोम्स रीसेंट है और ज़्यादा उसके मुकाबले में बेनिफिशियल है, तो एक्सोसोम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा एक्सोसोम्स को बहुत ही सादा और आसान लफ्ज़ों में बता दें ताकि आम लोगों को भी पता चल जाए कि ये है क्या। पीआरपी तो आता है ब्लड लगाना, ब्लड का प्लाज्मा लेके तो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये उससे अगली स्टेज जो है ये एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम में क्या आप खास कोई अर्क कशीद करते हैं खून में से या ब्लड सेल्स में, क्या क्या चीज़ होती है? सर एक्सोसोम्स आप अपने ही ब्लड का नहीं बनाते, पीआरपी आप अपने ही ब्लड का बनाते हैं। उसकी अगली स्टेप पीआरएफ है, उसकी अगली स्टेप पीआरजीएफ है। ये तीनों जो हैं वो आपके अपने ब्लड से बनते हैं, लेकिन एक्सोसोम्स कभी भी आपके अपने ब्लड से नहीं बनता। तीन उसकी सोर्सेज होती हैं। होता क्या है सादा लफ्ज़ों में, ये बेसिकली वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। अल्लाह ताला ने, अगर हम ह्यूमन ड्राइव्ड एक्सोसोम्स की बात करें तो अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी को एक्सोसोम से ही बनाया है। बेबी की जो कॉर्ड माँ के साथ अटैच होती है, डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा एक कॉर्ड अटैच होती है, वो उसमें सारे एक्सोसोम्स होते हैं। अच्छा। और वो एक्सोसोम्स वो होते हैं जिनसे वो पूरी बेबी की बॉडी बनी होती है। तो बेसिकली ये स्टेम सेल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनका काम बॉडी के किसी भी हिस्से पर लगेंगे वहाँ उन्होंने ग्रोथ करवाना है। सर के ही नहीं, अगर वो आर्थराइटिस के पेशेंट में हम लगा रहे हैं वहाँ भी ग्रोथ करवाते हैं। अगर बॉडी में किसी डेफिशिएंसी की वजह से हम लगा रहे हैं तो भी वो ग्रोथ ही करवाएंगे। सर के बालों की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो ग्रोथ करवाएंगे। समहाउ नेल्स के लिए ग्रोथ फैक्टर्स करवाते हैं। जो पेशेंट जिनको नी ट्रांसप्लांट की एडवाइस दे दी जाती है उन्हें भी ग्रोथ फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सोसोम्स लगाए जाते हैं। तो लाला खुद पूछो, मुझे क्यों कह रहे हो पूछने के लिए? पूछ रहे हैं कि अगर दिमाग कमजोर हो तो एक्सोसोम्स दिमाग के लग सकते हैं। सर मैंने कब पूछा? दिमाग में तो चल रहा है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्सोसोम्स का स्किन पे क्या इफेक्ट आता है? स्किन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि वहाँ भी ना सिर्फ ये ग्रोथ करवाता है, किसकी सेल्स की रिजुविनेशन करवाता है, कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो कि रिपेयर का जिसका मरहला स्लो हो जाता है, एक्सोसोम्स लगाने से वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, दोबारा से जाग जाती है। तो एक्सोसोम्स का स्किन में बताना भूल गई थी, जो मेरी अपनी डोमेन भी है, स्किन में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आप स्किन में भी इंजेक्शन के थ्रू या फिर माइक्रो नीडलिंग के थ्रू एक्सोसोम्स लगा सकते हैं। उसका बुनियादी मकसद क्या है? यहाँ पे तो सर पे तो लगाते हैं बाल उगाने के लिए या बाल गिरने से बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन पे इसके क्या क्या इस्तेमाल है? क्या स्किन पर जब आप एक्सोसोम्स लगाते हैं, इधर वो आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लगाएं, उसको टॉपिकल लगाएं। सबसे अच्छा वर्क वैसे इंजेक्टेबल फॉर्म में करता है। आजकल तो स्प्रे, सिरम्स ये भी आ गए एक्सोसोम्स के, लेकिन उसका जो मकसद होता है वो होता है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करना। आपकी स्किन का वो प्रोसेस जो कि स्लो हो चुका है, जिसमें आपकी नई स्किन बन रही होती है, डेली आपके डेड सेल्स गिर रहे होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ वो आपका मरहला स्लो डाउन हो जाता है, जिसके लिए हमें स्किन बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं। स्किन को बूस्ट अप करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। एक्सोसोम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके सिंगल प्रोसीजर से आपकी स्किन दोबारा से रिपेयर को स्टार्ट कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम एक्सोसोम्स को टैबलेट्स के जरिए लेते हैं या स्प्रे के जरिए लेते हैं तो आप क्या कहती हैं कि ये इफेक्टिव होते हैं या आप इसको टोटली रिजेक्ट करती हैं? देखिए होता ये है कि जो ये ओरल फॉर्म में तो बेसिकली हम देते ही नहीं एक्सोसोम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी तो और बहुत सारी सोर्सेज हैं। हम एक्सोसोम के अलावा मेडिसिन देते हैं। हाँ, स्प्रे फॉर्म में, लोशन, क्रीम्स फॉर्म में लगाने से अगर आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में 80% फ़र्क आ रहा है, तो ये जो आप दूसरी फॉर्मुलेशन हैं जिनमें सिरम, क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें हैं, आप ये सोच लें कि उसमें आपको 35 से 40% फ़र्क आएगा। तो आप 50% अपना रिजल्ट इन्हेंस कर सकती हैं विद द इंजेक्टेबल एक्सोसोम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरी बेबी लुक कैसे बन सकती है? गायब हो जाओगे। मजीद कितने बेबी होना है? डॉक्टर साहब अब FIR हो जानी है।
हाँ, मैंने FIR नहीं करवानी अपने ऊपर क्योंकि सर का ये कहना है कि आप गायब हो जाएंगे। बेबी लुक, अगर आप बेबी फेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप भी एक्सोसोम्स करवा सकते हैं। अच्छा अच्छी डॉक्टर साहब choice करवा है। तो लें, ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं, जरा ये भी बता दें। एग्जैक्टली, एक्सोसोम्स जो है वो जेब पे बहुत भारी ट्रीटमेंट है। कितने भारी? उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो 50,000 से अबव की कॉस्ट है उसकी, अगर आप रियली किसी अच्छे एक्सोसोम्स को चूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्सोसोम्स अवेलेबल हैं। हाँ। ह्यूमन रिसोर्स वाले की बात की है सर मैंने, ये डॉक्टर 50,000 साहब, 1 लाख फीस सुन के वैसे ही बंदे का चेहरा लाल हो जाता है नेचुरली। तो वो इसीलिए ना वो आधा लाल कर देती है फीस सुन के, और बाकी का आधा हम लोग अपना काम यानी करते कि हैं। मुस्तकबिल में सोने की कीमत के बराबर होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, इसमें कितनी हकीकत है? सब ये कहते हैं डाइट बड़ा असर करती है आपके बाल गिरने और ग्रोथ में, तो इसका है अमल दखल? बिल्कुल, बहुत 100% आपका अमल दखल होता है डाइट का, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। और कमी में जैसे आप देखें, आयरन की कमी, ब्लड की कमी, विटामिन डी की कमी, जिंक डेफिशिएंसी। मेरी कमी सबसे बड़ा मसला है, फाइनेंस की है। इसका हल बताएं। उसके बाद तो फिर बाल नहीं बचते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाज लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा आप तौलिए से रगड़ के खुश ना करें बाल, और मैं ये कहता हूँ कि जो बाल तौलिए की रगड़ से आप बचा रहे हैं, उसने अगर आज नहीं गिरना, आज उसको बचा लेंगे तो कल उसने गिर जाना है। वो कमज़ोर हो चुका है, बाल अपनी जड़ छोड़ चुका है, फॉलिकल छोड़ चुका है, लूज हो चुकी है उसकी ग्रिप, बिल्कुल। तो उससे कितना कम बचा पाएंगे सर्दियों सर- को गर्मियों, गर्मियों को सर्दियों से? जिस बाल ने गिरने का फैसला कर लिया है, जैसे किसी की नजरों से गिरने का बंदा फैसला कर लिया अपनी कोई हरकत करके, तो जिस बाल ने गिरना है उसने गिरना ही गिरना है। नहीं सर, तौलिए वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा ख़राब है। इस तरह से ये गलत कॉन्सेप्ट है कि वो बाल वीक है इसलिए तौलिए में आ रहा है। बेसिकली आपका गीला बाल जो है वो बहुत नाजुक कंडीशन में होता है। अच्छा। रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो जो गीला बाल है उसे आप रब ना करें, अगर वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बाल भी है ना तो गीले होने की वजह से वो निकल जाएगा। अच्छा। तो थोड़ा सा, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बालों को फौरन नहाने के बाद आप ब्रश ना करें। अच्छा। थोड़ा गैप देना चाहिए, जब वो थोड़े नीम गीले जिसे हम कहते हैं वो हो जाए, फिर आप अपने बालों को स्लोली ब्रश करें। और ब्रश करने का भी तरीका ये होता है कि वो जो बड़े दानों वाला वो जो कंघा होता है, मोटे दांतों वाला, आप पहले उससे ब्रश करें ताकि आपकी वो जो टिंगलिंग्स हैं वो खत्म हो जाए। अच्छा। जब वो आपकी खत्म हो जाती हैं और तब नहाने आप के कर सकते- फौरन बाद ब्रश नहीं तौलिया कर- तौलिया भी नहीं करना, रगड़ के ना? रगड़ना अच्छा। नहीं है तौलिया। आपने सॉफ्टली सिर्फ अपने बालों को जिस तरह से आप उसको कवर कर सकते हैं कवर कीजिए। तौलिए से भले कवर करें, रगड़े ना आप उसे, कोशिश करके। अगर आपने उसे रगड़ लेना है तो वो जो बाल है आपका वो मैक्सिमम बाल गिरेगा, और अगर उस वक्त नहीं गिरेगा तो ये कंडीशन हो सकती है गीले बालों को रगड़ने से कि वो बाद में गिरेगा ही गिरेगा। तो जो बाल बेगम साहबा पकड़ के ऐसे ऐसे करती हैं वो भी उस दिन नहीं गिरेंगे तो अगले दिन गिर जाएंगे? सर उनका भी वो इतना पावर होता है वो उसी दिन गिर जाएगा। यानी डॉक्टर साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि आज हमें जो गंजा दिखता है, माजी में उसने सर रगड़ा होगा। माजी में उसने सर रगड़वाया होगा, और या फिर उसके पास उसकी बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा। अभी आपने फाइनेंस की बात की थी ना, तो दो कंडीशंस होती हैं, फाइनेंस का ना होना भी गंजा कर देता है और ज्यादा फाइनेंस का होना भी गंजा कर देता है। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ जवाब होगा। 1, खूबसूरत जिल्द के लिए क्या लगा के सोना चाहिए? नाइट सॉफ्टनर्स, अर्के गुलाब, लोगों को चूना, एसी वाले कमरे की कुंडी। बिल्कुल, जो मौजूदा सूरत हाल है ना उसमें एसी वाले कमरे की कुंडी ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज अगर लाइट चली जाती है तो आपका जो चेहरे का ग्लो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बेहतर है एसी वाले कमरे की कुंडी लगाएं, क्योंकि अगर लाइट चली भी जाएगी तो कूलिंग ज़्यादा देर तक रहेगी और आपका फेस जो है वो फ्रेश रहेगा। डॉक्टर साहब, खुदा का नाम लें, वापडा वालों को पता चल गया ना, उन्होंने अगले महीने बिजली के बिल में ग्लो सरचार्ज डाल के भेज कैंसिल देना। कैंसिल कैंसिल, ये ऑप्शन ही कैंसिल करते हैं आप। इतने बिल्स हम भर रहे हैं, मेरी तरफ से ये ऑप्शन कैंसिल है। आप इसमें से कोई भी रख लें लेकिन ये कैंसिल कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, सर्दी हो या गर्मी हो, मेरे नाक पे ना हमेशा ऑयल रहता है। तो डॉक्टर साहब से इलाज पूछ रहे हो तुम? जी। इलाज ना पूछो, अपने आप को अमेरिका या ट्रंप से बचा के रखो, वरना तुम्हारे चेहरे पे जंग छिड़ जाएगी।
जी डॉक्टर साहब, इसका जो इलाज है वो देखिए बेस्ट ये है कि आप घर में आपके यकीनन एलोवेरा होगा, आप कोशिश कीजिए कि वो एलोवेरा लेके और अपनी नोज़ पर दिन में कम से कम 2 मरतबा, नहीं लगा सकते तो रात को ज़रूर अपनी नोज़ पे लगाइए। उससे क्या होगा कि सीबम प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक आपको ये जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की गर्मियों में स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग आती है, कुछ लोगों की ड्राई रहती है। बिल्कुल ऐसे तो ही जो है। ड्राई स्किन वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है और गर्मी में भी रहती है, हाँ। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें आपके घर में अगर नॉर्मल जो दूध आता है, खुला दूध, उसकी जो बलाई होती है उसमें आप 1 या 2 ड्रॉप्स लेमन के ऐड कीजिए और वो अपने फेस पर कम से कम आधे घंटे के लिए उसका फेस मास्क या फेस पैक जिसे हम कहते हैं वो वीक में 3 मरतबा लगा लें। उससे काफ़ी हद तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी, एक। और दूसरा, आप हनी लगा सकते हैं, शहद से भी आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। उसे किसी के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्योर हनी लीजिए, अपने फेस पे लगाइए और उसको कम से कम 20 मिनट्स स्टे करवाएं और उसे वॉश करने के बाद आप अपने फेस पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई भी जो आप डेली यूज़ में रखते हैं। इन दोनों से आपकी स्किन काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रहेगी। तीसरा टोटका भी बता देती हूँ, डेली यूज़ में आप आलमंड ऑयल को अपने नहाने वाले पानी में शामिल कर सकते हैं कि जब आप बिल्कुल शावर कंप्लीट कर लें, आलमंड ऑयल का 1 चमचा आप आधे बाल्टी या आधा टब पानी का लेके उसमें शामिल कीजिए और उसे अपनी पूरी बॉडी पे बहा लें। अगर आपकी ओवरऑल बॉडी भी ड्राई है तो उससे काफ़ी हद तक आपका सारा दिन स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और इसे आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर साहब, हमारा लाला जो है ना वो चेहरे पे बालाई मल के ना सॉफ्ट स्किन के लिए धूप में बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद बिल्ली आई, इसको लेके छत पे बैठ गई। इसीलिए मैंने कहा है कि आधे घंटे के लिए, और फिर आप अगर ऐसा कुछ होता है तो छुप के बैठा करें। ये मैंने कोई जरूरत नहीं लगाई, वैसे सच बता रही हूँ, छुप के बैठा करें क्योंकि कभी कभी कीड़ियाँ भी आ जाती हैं उस मलाई को खाने के लिए।